नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से महाकुंभ का गंगा जल फर्रुखाबाद पहुंच गया। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों की फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुंभ मेला क्षेत्र ड्यूटी पर लगी है, वह महाकुंभ से गंगा जल अपने अपने जनपद लेकर जाएगी। एफएसओ श्याम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी 700 लीटर गंगा जल लेकर कल शाम को पुलिस लाइन में पहुंच गई थी। वहीं आज मोहल्ले मोहल्ले जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से गंगा जल वितरण कर रहे हैं। पुलिस लाइन के निकट मोहल्ले में पहुंचकर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों कर्मचारियों ने माइक से अनाउंस कर गंगा जल वितरित किया। महाकुंभ का जल लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग महाकुंभ का जल लेने के लिए दौड़ पड़े। हमारे पास जो है हाई प्रेशर टैंक है, जिसमें 700 लीटर गंगा जल आता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो भी जनपदों से ना फायर टैंक आ रहा है, उनमें गंगा जल जाएगा। और मैं लोगों को जागरूक मोहल्लों में जा करके लोगों को गंगा जल दे रहा हूँ। फायर टैंकर बोली है जो वहाँ ड्यूटी पे लगा हुआ था, उसी में गंगा जलाया है। आज ये फायर टैंकर प्रयागराज संगम नगरी में लगा हुआ था और वैसे पुनः आया है। उसके पूरा मोहल्ले वितरित करेंगे, हम मोहल्ले जाके वितरित करेंगे, नहीं तो बातें वितरित करेंगे। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूपी के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। बता दें कि बिहार में 5 दिवसीय हनुमान कथा के लिए आए हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सनातन का प्रचार करना है। हिंदुओं में एकता हो, हिंदू बटे ना, हर हाल में हिंदू मजबूत हो। उन्होंने बिहार से अपने पुराने नाते का भी उल्लेख किया। औरंगजेब की तारीख के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ थे, उनकी तारीफ का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा उद्देश्य हमेशा से धर्म और संस्कृति की रक्षा करना रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और हिंदू समाज में एकता को बढ़ावा देना है। उनकी कथाएं और प्रवचन समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं। दत्त की धरती है, ज्ञान की धरती है, बिहार मैया जानकी की धरती है और हमारा यहाँ से बहुत पुराना नाता है। और हम आज पुनः 5 दिन के लिए बिहार की इस पावन भूमि पर आए हैं। समस्त बिहार वासियों में केवल और केवल हमारा उद्देश्य यही है, सनातन का प्रचार हो, हिंदुओं में एकता हो और हर हाल में हिंदू मजबूत हो, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना। बस यही उद्देश्य लेकर के नित्य जीवन जी रहे हैं और उसी जीवन यात्रा में एक क्रम में पुनः आए हुए हैं। बिहार से हमारा बहुत अपनत्व है, अपनापन है और 5 दिन की कथा हम गोपालगंज में बालाजी की अनुकंपा से सेवा हम कर पावेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य है। महाराज जी, औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है इस भारत देश। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा और हमें लगता है हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहे। बात करेंगे फर्रुखाबाद की। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का उत्पीड़न कर रही है, जहां 1 किलो 2 किलोवाट के कनेक्शन को जबरदस्ती कमर्शियल कनेक्शन के तब्दील कर रहे हैं और थाना जहानगंज के गांव झांसी शादी वाले घर की बिजली लाइन मेन धनीराम ने काट दी। लाइनमैन ने 4 लोगों के खिलाफ थाना जहानगंज में मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया।
किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर हंगामा भी काटा। देखिए, मामले तो पूरे जनपद के थे किसानों से लेकर, और प्रमुख रूप से एक मामला जो था वो जहानगंज थाने के अंतर्गत झसी गांव पड़ता है, वहां का था। वहां पे जो विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मी है धनीराम द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था। पहले एक प्रार्थना पत्र 13 तारीख को दिया गया था, फिर एक 21 तारीख को दिया गया था। दो भिन्न भिन्न प्रार्थना पत्र थे। पहले प्रार्थना पत्र में 10 लोग नेम्ड और 10 से 15 अज्ञात थे। इसमें पुलिस ने 151 की कार्रवाई की थी। फिर 21 तारीख को दूसरा प्रार्थना पत्र केवल 4 लोगों के नाम से आता है और पूरी रूपरेखा उसमें वही रहती है 13 तारीख में थी, और पुलिस उसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर देती है। हमारा ये आरोप था कि ये जो धनीराम जो हैं वो विद्वेषपूर्ण भावना से इस कार्य को कर रहे हैं। जिन लोगों का कनेक्शन, जिस मोहल्ले में कनेक्शन काटा गया था वहाँ बारात थी, और बारात के दिन धनीराम ने जाके वहाँ पे जानबूझ के आर्थिक लाभ लेने के कारण कनेक्शन काटा, जिससे वहाँ पे मारपीट की घटना हुई। मेरा ये कहना था कि निष्पक्ष जांच करी जाए। जो व्यक्ति इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी दिया था जिसमें धनीराम अपना कार्य करने के अपेक्षा अपना कार्य किसी और से करा रहे थे, किसी अन्य कर्मी से करा रहे थे। मैंने मांग की थी, लेकिन एक निचोड़ निकल के आया कि धनीराम ने ये स्वीकार किया कि नहीं, हम ये प्रार्थना पत्र जो पुलिस को हमने दिया जिस पे FIR क्राइम संख्या 0025 है जहानगंज थाने में, उसको उन्होंने वापसी की बात कर दी है। किसी भी कार्रवाई ना करने के लिए SHO महोदय को लिख दिया, जिसे जेई जो है वहाँ के महोदय जी उन्होंने अग्रसारित भी किया है कि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई कार्रवाई की जाए और इसमें FR लगा दी जाए। अन्य बिलों का जो आप लेके आए थे, काफ़ी समस्याएं जिनको बिल करने थे, शायद उस पर क्या हुआ बिलों था? के संबंध में हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो बिल वाले लोग हैं, जितने भी लोग हमारे साथ आए थे, उनको कल से परसों तक एक्सीएन महोदय बैठ के वरीयता से उनको निपटाएंगे और उनको न्याय देंगे। ये अंदर बैठ के भी तय हो चुका था, और बाहर जब वो सब लोग आए थे 2 बार, तब भी ये तय हुआ था कि हम इसको कल से परसों तक सभी किसानों के जो बिल गलत हैं उनको हम सही कर देंगे। जहाँ तक नवाबगंज का मामला है, तो नवाबगंज में भी कुछ किसानों के, कुछ दुकानदारों के, जिन्होंने अपने घर में छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, उनके घरेलू कनेक्शन व्यवसायिक किए गए थे, उन पे वो लगाया गया था, पेनल्टी लगाई गई थी। वो सभी भी कल से परसों तक निस्तारित कर दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने हमें लिखित रूप में दिया भी है, आश्वासन भी दिया है। बात करेंगे यूपी के अमरोहा की। नगर पालिका ने स्वच्छता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की है। वहीं अब कूड़ा सिर्फ फेंका नहीं जाता, बल्कि इससे आमदनी भी हो रही है। अब अमरोहा की गलियों में फेंका जाने वाला कूड़ा अब यहाँ के लिए आमदनी का जरिया बन चुका है। नगर पालिका ने 5 MRF सेंटरों की स्थापना की है, जहां कूड़े को अलग अलग छांटकर रिसाइकिल किया जाता है और बेचा जाता है। इससे पालिका को अब तक 4 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। आने वाले कूड़े को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर इन्हें रिसाइकिल कंपनियों को बेचा जाता है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहता है, बल्कि नगर पालिका की आय भी बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर विकास के द्वारा खासकर कूड़े के प्रबंधन को लेकर विगत 5 से 7 सालों के बीच में बहुत सारे प्रयास किए गए। उसी क्रम में प्रत्येक निकायों में एक MRF सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें जो हमारा खासकर जो सूखा कूड़ा होता है उसके पृथक्करणीकरण के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं उसको हम लोग वहाँ पर रखते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, उनका छटाई का काम करते हैं। उसके बाद हम उनको 20 तरह के अलग अलग ड्रामों में भर देते हैं, और उसके बाद एक सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, बोली के माध्यम से या कबाड़ी के माध्यम से उसको मार्केट में बेच देते हैं। नगर पालिका परिषद अमरोहा को 5 MRF सेंटर शासन द्वारा निर्धारित हुए थे, जो हमारे शहर के 5 कोनों पे हैं। और सुबह जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं डोर टू डोर की, वो बाकायदा जो ऑन डोर है उसी पर सोर्स सेग्रीगेशन कराती हैं, और हमारे 2-4 कर्मचारी लगे हुए हैं उसमें MRF सेंटर में, जो उसकी छटाई करते हैं। नगर पालिका द्वारा पिछले 1 महीने में जो हमारे MRF सेंटर में पिछले कुछ दिनों से चीज़ें जमा हो रही थी, तो लगभग 4 लाख रुपए की हम लोगों से आमदनी की है। प्रयास हमारा यही है कि जो MRF सेंटर है उनको इस आय के माध्यम से सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, और नगर पालिका को वहाँ उसके प्रबंधन संचालन के लिए अलग से वित्त की व्यवस्था न करनी। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में रमजान में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगी है। बता दें कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते। MIC स्कूल को हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जहां बोर्ड परीक्षा चल रही है, और स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने से बोर्ड परीक्षा में व्यवधान ना हो, जिसको लेकर नमाज पढ़ने पर जिला प्रशासन ने
रोक लगा दी है। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार और सीओसीटी ने परीक्षा केंद्र के निरीक्षण कर बोर्ड परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान न पैदा हो, इसी को लेकर यह निर्देश दिए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला अधिकारी से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने पहुंचे तो जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने दो टूक लहजे में दिया कि परीक्षा में व्यवधान होने पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। मामला सर ऐसा है, आज़ादी से पहले की एक मस्जिद म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है, उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है। लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती। तो इस संदर्भ में अच्छा परसों तरावी हुई भी पहली वहाँ पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम लाइन साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांगी है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करते हैं। बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बता दें, क्योंकि शराबी होती है 1 घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम तक अवगत करा दूंगा आप लोगों को। प्रधानाचार्य जी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये कानो बाग छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद में ये लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और नमाज वगैरह अदा करने लगे। प्रधानाचार्य जी को कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ के भी बार एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में श्री कुंवर सिंह यादव जी भी थे। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। वो मस्जिद आज़ादी से पहले की बनी हुई है, स्कूल तो बाद में हुआ, वहाँ सराय हुआ करती थी। गंगा पार और दो इधर उधर का व्यापारी अपना सामान बेचने आता था, रात हो जाती थी, उस सराय में रुक के लोग करते थे, वहीं नमाज भी होती थी। तो ये बाउंड्री तो सराय थी, विद्यालय तो बाद में नगर पालिका परिषद का चालू किया गया। तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। सवाल इस बात का है, रात की तरावी की नमाज की अनुमति चाहिए। परीक्षा के टाइम हम लोग नहीं जाएंगे। आज ज्ञापन में कौन कौन लोग उपस्थित थे? हम थे, सलीम राजा थे, रानू शुक्ला थे, हाजी शफीक साहब थे, मोहम्मद यूनुस अंसारी थे, जावेद आसी एडवोकेट थे, तमाम लोग थे। जिलाधिकारी यादव थे, सचिव बार एसोसिएशन। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी ने हमारे प्रार्थना पत्र को पढ़ा और डिस्कस करा। डीएम साहब भी मौजूद थे। बोले मैं सिटी मजिस्ट्रेट से बात कर लूँ, शाम को आपको अवगत करा दूंगा। हमने संख्या आप बता दें। मेरी अधिक से अधिक मांग है 21 लोगों की। अगर डीएम साहब 15 लोगों की भी मुझे अनुमति प्रदान कर देंगे तो उनका जिला इंतजामिया का एहसान होगा। मैदान पर मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। और यहाँ पर यह है कि MIC स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। जिला प्रशासन ने MIC स्कूल को बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जिसके चलते परीक्षा में कोई व्यवधान ना हो। जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है कि बोर्ड परीक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, जिसको लेकर मुस्लिम समाज की नमाज पढ़ने पर यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला अधिकारी से मांग की कि उन्हें रमज़ान के समय में नमाज पढ़ने के लिए समय दिया जाए। परीक्षा के समय भी वो नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ हमेशा 5 बार की नमाज अदा होती थी। पर जिलाधिकारी ने 2 टूक लहजे में कहा है कि बोर्ड परीक्षा में व्यवधान करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों को जब ये जानकारी होती है कि जुर्माना 1 करोड़ का है, तो उन लोगों ने जिला प्रशासन की बात मानी है और उनका मानना है कि वो लोग अब परीक्षा के बाद ही इस स्कूल में बनी मस्जिद पर नमाज अदा करेंगे। और कब इसी सेंगर दोस्तों न्यूज़ के लिए। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। योगी सरकार के आदेशों का अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जहां हाईवे किनारे अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानें संचालित हैं। वहीं महकमा मुख्य दर्शक बना हुआ है और अल सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारी कान आंख मूंद कर धन उगाही में सम्मिलित हैं और हर शाम शराब के शौकीनों द्वारा शराब का सेवन कर उपद्रव किया जाता है, जिससे चोरी और हादसे की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और दोनों दुकानों के समीप लगता है वाहनों का लंबा रेला। आवागमन बाधित होता है। नगरवासियों ने दोनों दुकानों को हाईवे से दूर किए जाने की मांग की है। चंदौली मुख्यालय स्थित NH 19 के समीप इलिया, धरौली तिराहे और धरौली बस स्टैंड स्थित शराब की दुकानों से संबंधित यह मामला बताया जा रहा है।
यहाँ पे जो शराब की दुकानें हैं, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, यहाँ से लोग पी कर जाते हैं, वाहन को बाईपास पे चलाते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और लोगों की गालियाँ आप सब भी देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि हाईवे किनारे शराब की दुकान नहीं रहेगी। शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शराब की दुकान नहीं होती है, जो कि बहुत गलत है। समाज में संदेश मिल जाएगा और दुर्घटना कारण करता है। ये कितने दिन से शराब की दुकान चल रही है? इसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब कोई इधर से जाता हूँ तो इधर से लोग देखता हूँ शराब पीते रहते हैं और लोग भी उल्टा सीधा राज करते लोगों को अवसर दिया है, बातें करते रहते हैं, तो गलत है और एक्सीडेंट का कारण भी है। ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? संजय जायसवाल। यहाँ पे ठेका पे खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता है। आपको सब पैसा आदमी को पी के जो सूझ जाते हैं, सब पैसा सब कोई खा लेते हैं। क्या करते हैं पैसे का? पैसे यहाँ पर चोरी करते हैं सब। अभी कोई नदी बाहरी आ गया ना तो चोरी भी करते हैं यहाँ पर। कोई यहाँ पर सो गया तो पैसा निकालते हैं सब। तो कब से ठेका चल रहा है यहाँ पे देसी शराब का? 5 साल। 5 साल से? 5 साल से चल रहा है। अगल बगल बस्ती है? बगल में बस्ती है, दुकान बस्ती है, दुकान का आदमी चोरी करते हैं यहाँ पर। यहीं पे पी करके लोग हल्ला करते हैं? हर चीज हल्ला करते हैं। इसकी शिकायत किए थे कहीं आप लोग? आप लोग आएंगे तब तो शिकायत करें, कोई अवे नहीं करता है सर। आप भी तो पिए हैं? हम पिए हैं, हम अपना शिकायत कर रहे हैं। हमारे संग ऐसा कांड हुआ है। तो कौन लेके आता है पिलाने के लिए यहाँ पे? अपने पैसा का स्वयं पीते हैं। चंदौली रेलवे स्टेशन के सामने है, कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। ये हाईवे है, NH-19 है और ये दिल्ली के कलकत्ता की रास्ते जाता है। सामने रेलवे बात है कि यहाँ पे मुख्यालय है, यहाँ पे देसी शराब की दुकान है। ये कैमरा से दिखाएं, ये देसी शराब की दुकान है, पीछे बस्ती है, लोग आते हैं दारू पीते हैं। यहाँ पे बस्ती वासियों के साथ झड़प होता है, गाली गलौज करते हैं। और यहाँ पे जो आबकारी अधिकारी हैं, कैसे यहाँ पे उनको ये हो गया कि नहीं यहाँ पे शराब दुकान खोली जाए और इसका वितरण किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यालय है, मुख्यालय पे तमाम लोग आ रहे हैं। एक स्टैंड है, यहाँ से चकिया घरौली बिहार तक के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ के जो शराब पीने वाले लोग उन लोगों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। अब देखना है कि ये दुकान रहती है या इसको तत्काल बंद किया जाता है। कैमरामैन जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग अपने प्लॉट को खाकी से बचाने के लिए शहर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लेकर जा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने बताया कि एक दारोगा बंदूक की नोक पर दम पर कोयला नगर चौकी क्षेत्र में बने प्लॉट में अपना कब्जा कर चुका है। वहीं वह विगत कई सालों से थाना पुलिस व संबंधित अधिकारियों के चौखट के चक्कर काटकर हार चुके हैं। कहा कि अब मुझे अगर न्याय नहीं मिलता है तो दिल्ली संसद भवन के सामने जाकर एक निश्चित तारीख को आत्मदाह कर दूंगा। प्लाट है कोयला नगर में, 2007 में खरीदा था। एक दरोगा बंदूक दिखा के उसके ऊपर मेरी बाउंड्री वाल और एक कमरा बना था, तो वो कि कब्जा करने लगा। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मैं कहता भाग जाओ, वरना गोली मार देगा। थाना और चौकी खड़े होकर साथ में बनवा रहे हैं। इस मामले को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है? हमने थाने से लेकर यहाँ तक कानपुर के सारे आला अधिकारी, लखनऊ के सारे आला अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय सबको दिया, सुप्रीम कोर्ट साहब को दिया। तो अभी तक आपके इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? कहीं पर भी तिनका भी इधर से उठा कर उधर नहीं रखा जा रहा, बल्कि मामले को दबाने में सब लोग लगे हुए, अगर स्टाफ और कुछ नेता सहयोग कर। अगर आपकी ये सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे? हम जाकर दिल्ली में संसद के आगे जाके एक निश्चित तारीख पर आत्मदाह करेंगे, यही बैनर लेकर। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां रायबरेली पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह का 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। कासिम खान उस्मान रईस अहमद को 24 घंटे के अंदर पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह का अत्यंत सराहनीय कार्य देखने को मिला। आगे मामले में कार्रवाई फिलहाल जारी है।
बता दें कि रमजान में इफ्तारी के बाद मुस्लिमों के झुंड ने ट्रैक्टर चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। बता दें कि सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी भरा वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर आने के बाद हड़कंप मच गया, जहां सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर आने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में एक व्यक्ति पूछ रहा है कि किसको बम से फोड़ेगा, तो सामने बैठे युवक ने कहा कि योगी को। तो वहीं ग्रुप एडमिन की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। वकील हररैया क्षेत्रांतर्गत थाना गौर निवासी ग्राम जोगिया अभिषेक कुमार दुबे सनाफ राजेश दुबे, जो सनातन धर्म सर्वोपरि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसी ग्रुप के एक ग्रुप एडमिन मोबाइल नंबर 88-616-348 नाम पता अज्ञात के द्वारा एक वीडियो इस ग्रुप में डाला गया, जिसमें एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। उक्त वीडियो को अभिषेक कुमार दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, जिस पर अभिषेक कुमार दुबे की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल का मस्जिद विवाद तूल पकड़ चुका है। केस ने वादी ने हिंदुओं के संग एसडीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे में नमाज बंद करने की मांग की है। जामा मस्जिद के बोर्ड हटाने की मांग की है। वहीं परिसर में पूजा करने की मांग के साथ आसपास हरि मंदिर के बोर्ड लगाने की मांग की है। हरि मंदिर केस के वादी और क्षेमनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ जी हिंदुओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां जामा मस्जिद को कोर्ट द्वारा विवादित ढांचा घोषित करने का हवाला देते हुए उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज बंद करने की मांग की है। साथ ही हिंदुओं को भी वहां पूजा की अनुमति देने की मांग की है। इस दौरान सनातन सेवक संघ समेत हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग ये है कि ये विवादित ढांचा घोषित माननीय न्यायालय के माध्यम से हो चुका है, तो इसमें जो है नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इसके मस्जिद के नाम के जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये बोर्ड भी हटने चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी मंदिर के नाम के बोर्ड लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमने ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है। हमारी मांग ये है कि कल जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि ये विवादित ढांचा है, अब हम इसको मस्जिद नहीं कर सकते, एक विवादित ढांचा है। और हमारी ये मांग है कि जब तक ये न्यायालय में ये मामला विचार देंगे तब तक हमें इसमें पूजा की अनुमति दी जाए। ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन। कहना यह है कि हमारा जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसे विवादित मान दिया गया, मगर ये हरिहर पहले हरिहर मंदिर था और हमारी मांग ये है कि हमें यहाँ पूजा अर्चा करने का एक मौका मिलना चाहिए। किसके नाम ज्ञापन सौंपा है? राष्ट्रपति जी के नाम। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती आदि की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दरअसल डीसीपी पूर्वी एसके सिंह की पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि 2 शातिर नामी अपराधी कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी घटना को अंजाम देने के लिए आए। इसी को संज्ञान में लेकर पुलिस टीम ने शातिरों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर पर गोली मारकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, रात में एक मुठभेड़ हुई है और जिसमें थाना प्रभारी कलेक्टरगंज, उनकी पूरी टीम, सर्विलांस की टीम, हमारे एसीपी लगे रहे और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस इन्होंने वर्कआउट किया है। और इसमें जो शातिर अपराधी है जिसको गोली लगी है और हॉस्पिटल भेजा गया, मुरलीधर शर्मा, वो राजस्थान बीकानेर का रहने वाला है और मुंबई में उसका फ़िलहाल सेटलमेंट है और ये मुंबई से फ़्लाइट से आया था यहाँ पे घटना को अंजाम देने के लिए। और इन लोगों का जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बड़े बड़े जो शॉप्स हैं या बड़े बड़े जो कारोबार प्रतिष्ठान हैं वहाँ को ये टारगेट करते हैं, वहाँ पे जो रेवेन्यू जो पैसा जमा होता है उसको ये पहचानते हैं और फिर उसको रात में टारगेट करके पैसा ले जाते हैं।
इन्होंने अभी हैदराबाद में 30,20,000 रुपये का इन्होंने वहाँ पे पैसा इन्होंने हाथ साफ किया था, जिसमें ये 1 फरवरी को गिरफ्तार होकर जेल गए थे और 23 फरवरी को ये छूटे हैं। इसके पहले इन्होंने मुंबई में 2 किलो सोना इन्होंने अपराध से करके इसको लिया था, बाद में बरामद हुआ था। तो ये एक तरीके से इंटर स्टेट गैंग है जो पूरे देश में ये घूम के क्राइम करते हैं। और ये जो प्रधान अभी आपने जिसको देखा, जो चंद्रभान है, इसकी वाइफ प्रधान है, जौनपुर का रहने वाला है और ये इसका मास्टरमाइंड है। और ये टारगेट को सेट करता है और टारगेट को सेट करने के बाद इन लोगों का बेसिक ये चीज़ होती है कि ऐसा प्रतिष्ठान या ऐसा शॉप या ऐसा जगह जहाँ पे पैसा जमा होता है उसको ये रात में रेकी करते हैं, उससे मिलेंगे, राब्ता बढ़ाएंगे, फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। इसमें इन्होंने, जैसा इसने पूछताछ में बताया है कि 2018 में 60 लाख रुपए इन्होंने कैंट में एक जगह साफ़ किया था, जिसमें 20 लाख रुपए इसको मिले थे। तो ये इनके हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं और ये बहुत शातिर हैं। एक जो दूसरा जो अपराधी है वो ट्रेन से आया और एक फ़्लाइट से आया और ये तीसरा जो है सीधे आया। तो इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही शातिरपना है और हाई प्रोफाइल ये क्राइम करते हैं। किस दुकान को टारगेट किया था, कहाँ पर चोरी की? ये कलेक्टरगंज में चोरी की वारदात करने के लिए गए थे। इन्होंने 2-3 दिन तक देखा कि किस शॉप पे या किस जगह पे पैसे का ज़्यादा फ्लो हो रहा है। विशेष करके जो किराना की दुकानें होती हैं, ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पैसे आते हैं, जाहिर सी बात है इनको पता रहता है कि व्यापारी जो है जो सेकेंड हाफ का पैसा है वो अपना रखता होगा, तो उस आधार पर टारगेट करते हैं और ये लेके जाते हैं। इसका एक साथी फरार है और 2023 में भी इन्होंने यहाँ पर घटना की थी जिसमें जेल गए थे। तो ये अभी इसमें मतलब काफ़ी लगेगा कि इन्होंने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैठे हुए हैं, ये और कई शहरों में वारदात किया होगा, वो सबकी डिटेल पता करनी। कानपुर कैंट में किया था और 60 लाख रुपए इनसे उन्होंने ले गए थे। उसकी FIR लिखी गई है जिसमें FR लगा है और उसमें 20 लाख रुपये जैसा किसने बताया किसको मिला था। तो ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है और ये बड़े बड़े मतलब हाई प्रोफाइल तरीके से आना और जाना करना। जो फ्लाइट से आ रहा है जा रहा है तो समझिए वो उसका जो है काम करने का तरीका कितना शातिरपना। मुरलीधर आया था मुंबई से, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिससे वो आया था। और ये होटल में 1 तारीख को रुके थे, हरबंस मॉल को होटल में रुके थे, उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और फिर वहाँ से इन्होंने प्रतिष्ठानों की रेकी करना प्रारंभ किया था। वो डिटेल अभी हम बता देंगे, जौनपुर की है, सुनीता नाम है। 20 लाख रुपए चंद्रभान को मिले थे? हाँ, उसमें 3 थे, उसमें इसके हिस्से में 20 लाख आया। हाँ, तीनों नहीं, वो अलग दो अलग। हाँ, 25,000 का रिवार्ड है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और एक मैसेज दिया है टीम ने कि जो इस तरीके के शातिर अपराधी हैं उन पे पुलिस का जो है शिकंजा है और पुलिस की निगाह से बच नहीं सकते हैं। भागे जरूर थे लेकिन फाइनली ये ट्रैक होकर के और इनकाउंटर में। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में सांसद जिया और रहमान बर्क पर कार्रवाई लगभग तय हो गई है। SDM कोर्ट ने सांसद को साक्ष्य देने को एक और मौका दिया है। 12 तारीख में सांसद मकान अपने नाम ना होने पर मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। ये जो विनिमय क्षेत्र में अवैधानिक रूप से मकान निर्माण का जो भी मामला था उसमें अग्रिम तिथि 18 मार्च की नियत की गई है और आज जो है वो 12वीं तिथि थी। किस तरीके की कार्रवाई इसमें की जा रही है? पहले 500 रुपये का जुर्माना भी लगा था, लगातार कभी आपत्ति देना, कभी नए वकील का पेश होना, कभी जो है साक्ष्य के लिए समय मांगना, इस तरीके की उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया। जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नवनिर्माण नहीं है, ना तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। तो पर्याप्त समय दे दिया गया है, एक अंतिम अवसर और दिया जा रहा है, उसके पश्चात फिर उसमें हम अग्रिम करेंगे। 500 रुपये का जुर्माना भी इनकी फाइल में लगाया गया है, तो वो किस प्रावधान के तहत लगाया गया था? कई बार अवसर मांगने के बाद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी क्रम में जुर्माना लगाया गया। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर में लगातार हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बिजनौर शहर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों को थाना बुलाकर उनकी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया और उनकी वॉइस लेकर ऐप बनाया गया। दरअसल बिजनौर पुलिस ने
थाना बिजनौर के सभी हिस्ट्री शीटर को थाना बुलाकर उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालते हुए उनकी वॉइस रिकॉर्ड की। हिस्ट्री शीटर अपराधियों को लेकर पुलिस की बड़ी मुहिम देखने को मिल रही है। ये हिस्ट्री शीटर के सत्यापन का अभियान चल रहा है और इनके वॉइस सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इन सबको थाने पर बुलाया गया था। सभी चौकी क्षेत्र हल्का के हिस्ट्री शीटर यहाँ आए हैं और सभी चौकी इंचार्ज को लगाया गया है। वो इनके सबके एक तो जो रजिस्टर है नंबर 8 उसमें इनका खाका है, उसको अपडेट कर रहे हैं कि इनके यहाँ सह अपराधी जो थे उनका क्या है, किसकी मृत्यु होगी, कौन जिंदा है, कहाँ क्या काम कर रहे हैं, इनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये लिया जा रहा है। साथ ही जो इनके परिवारीजन हैं उनमें कौन क्या कर रहा है, इनकी आय का साधन क्या है, कहाँ से इनका कमा क्या रहे हैं, कौन सी वाहन का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा है, अभी वर्तमान में इनके द्वारा कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ किया जा रहा है। तो इस अभियान के अंतर्गत इन सबसे समस्त जो इनकी डिटेल्स हैं वो अपडेट की जा रही हैं। साथ ही इनका वॉइस सैंपल लिया जा रहा है जो हमारे यहाँ त्रिनेत्र ऐप पे अपलोड किया जा रहा है। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में ई लॉटरी से मदिरा एवं भांग की दुकानों का आवंटन होगा। जहां आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने जानकारी दी है, वहीं 12 बजे गांधी मैदान में मदिरा एवं भांग की दुकानों का आवंटन होगा। जनपद में 538 दुकानों के लिए 6,725 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए और फुटकर मदिरा बिक्री की 400 दुकान, कंपोजिट 126 दुकान व भांग की 12 दुकानों का आवंटन होगा। हरदोई में 12 बजे से जो भी शराब की दुकानों के लिए आवेदन किए हैं जिन व्यक्तियों ने, उन सभी की लॉटरी प्रक्रिया 12 बजे से स्टार्ट होगी। ये ई लॉटरी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। देसी शराब की यहाँ पे 400 दुकानें हैं, उनकी लॉटरी एक बार में होगी। 400 जो भी सफल आवेदक हैं उनका नाम की घोषणा हो जाएगी। और कंपोजिट दुकानें 126 हैं, उनकी 26 कंपोजिट दुकानों की लॉटरी एक बार में होगी और उनके सफल आवेदकों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह से 12 भांग की दुकानें हैं, उनकी भी लॉटरी इसी तरह से की जाएगी। किस समय से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा सर? ये 12 बजे से होगा। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा 10 अभियोगों से संबंधित 15,000 लीटर अवैध शराब कीमत करीब 1 करोड़ रुपए का माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने विनिष्टीकरण की अनुमति प्राप्त कर उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में गड्ढा खुदवाकर नियमानुसार शराब व विनिष्टीकरण किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि थाना उत्तर पुलिस जनपद फिरोजाबाद द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में 10 मुकदमों में लगभग देसी और अंग्रेजी के 15,000 लीटर शराबों का विनिष्टीकरण कराया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है। अगली खबर यूपी के रुपईडीहा से है। स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त जांच में रुपईडीहा बॉर्डर पर एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लगभग 10 किलो शुद्ध नेपाली चरस बरामद हुए हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 4 करोड़ रुपए आंका गया। जानकारी देते हुए रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह ने बताया कि वे और रुपईडीहा बीओपी एसएसबी के इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह अपने सहकर्मियों के साथ बॉर्डर पर जांच कर रहे थे। मंगलवार की रात 8:45 पर रिक्शे द्वारा नेपालगंज से आते समय एक नेपाली नागरिक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग में चरस बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अवैध मादक तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा थाने के पुलिस और एसएसबी की टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नेपाली व्यक्ति भारी मात्रा में नाजायज चरस के साथ भारत में प्रवेश कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल दोनों टीमें संयुक्त रूप से लगी और एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास से कुल 9 किलो 900 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यह व्यक्ति जो पकड़ा गया है, इसका नाम है गोरे घरती पुत्र कुंभ घरती, निवासी वार्ड नंबर 7, पालिका थमंग, जिला रोलपा। ये नेपाल का रहने वाला है। ये जो है नेपाल से चरस को लेकर के जा रहा था। वो प्रारंभिक पूछताछ में जो बात प्रकाश में आई है, यह यहाँ से मनाली जाने के फिराक में था।
फिलहाल इसे पकड़ करके इससे पूछताछ की जा रही है। यह अपना काम स्वयं करता है और ये भारी मात्रा में इस चरस को लेकर के भारत में प्रवेश करने के फिराक में था। और फिलहाल हम लोगों ने इसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ में इससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर हम लोग और भी आगे इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है उनको लिंक जो है उनको डेवलप कर रहे हैं। इसमें आगे भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इसका तरीका जो ले जाने का है चरस को, वो इसने अपने शरीर को के अंदर टेप लगा करके इनको चिपका रखा था, मतलब पैक कर रखा था, उसके ऊपर फिर कपड़े पहन के जैकेट पहन रखा था। तो इस तरह से ले जा रहा था। तो एक बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है बहराइच पुलिस को और एसएसबी की टीम को। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में 10,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री शीटर अभियुक्त सनी उर्फ सानिया को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस एवं लूटे गए 5,000 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, लूट, बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, छेड़खानी, रेप, अवैध असलहा एवं अवैध शराब संबंधी गंभीर अपराधों में करीब 2 दर्जन अभियोग विभिन्न जनपद के थानों में पंजीकृत हैं। ये आज अभी थाना सिरसागंज क्षेत्र में अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सोथरा रोड पर एक मुठभेड़ हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी हुई कि पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। सूचना थी कि एक शातिर अपराधी, उसका इधर मूवमेंट है। यहाँ मुठभेड़ के दौरान अभी जिसकी पहचान हुई है, ये सनी और सनिया है, जो गेहार कॉलोनी सिरसागंज का रहने वाला है। इसके ऊपर लूट और तमाम हत्या जैसे मुकदमे 2 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके ऊपर थे। यहाँ चेकिंग के दौरान जब इसको यहाँ रोका गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसी दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में ये इंजर्ड हुआ, इसके पैर में गोली लगी है। शुरुआती तौर में से पूछताछ में पता लगा कि टूंडला क्षेत्र के इस पर किसी मुकदमे में ये वांछित था, साथ ही इसके विरुद्ध वारंट भी था और हाल ही में इसके विरुद्ध 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। और टूंडला क्षेत्र की जो घटना है उसके कुछ बरामदगी भी इससे हुई है। इस प्रकार इस शातिर अपराधी की गिरफ्तारी से मुठभेड़ के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में भी मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के विराट व्यक्तित्व, मातृभूमि प्रेम और स्वराज के प्रति संघर्ष पर बनी ऐतिहासिक फिल्म छावा आम लोगों के हृदय में अपनी पहचान बना रही है। शेषनाग टाकीज में सभी शो फुल जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं एवं नगर भाजपा पदाधिकारी ने शेषनाग सिनेमा में विजय वर्गीय परिवार के सौजन्य से यह मूवी देखा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, भाजपा धार जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार विशेष रूप से मौजूद रहे। अब बात करेंगे कर्नाटक की। उत्पाद शुल्क केंद्र बेलगावी के अतिरिक्त आयुक्त मंजुनाथ और एफएच चलवादी संयुक्त आयुक्त बेलगावी, उत्पाद अधीक्षक विजय कुमार हिरमेथ और बसवराज मुदाशी, रवि होसल्ली, धारवाड़ जिले के लिंगराज उत्पाद शुल्क निरीक्षकों और उनके कर्मचारियों के मार्गदर्शन में और निश्चित सूत्रों के अनुसार बेलगावी के एक्साइज इंस्पेक्टर जेसी द्वारा धारवाड़ जिले के हुबली तहसील के 26 गांव में एक फार्म हाउस पर अप्रत्याशित छापेमारी और 5 लाख की नकली शराब बनाने वाले अड्डे पर कार्रवाई की गई और इसी को लेकर आवश्यक उपकरण जब्त कर मामला दर्ज किया गया। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात राज्य के सूरत शहर में वेसु विस्तार में स्थित वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय एवं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में 2047 विकसित भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 7 मार्च को आयोजित होने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रबंधन भविष्य पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर देश विदेश के मेहमान अपने सुझाव देने के लिए उपस्थित रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विपणन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन संचालन प्रबंधन एवं अन्य विषयों पर जैसे खुदरा बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग तथा भविष्य पर विशेष चर्चा की जाएगी। अपने वीर नर्मदा गुजरात यूनिवर्सिटी में भारत सरकार की ओर से
विकसित भारत 2047 के संदर्भ में युवाओं और कभी भी जो 1 मिनट का उसके सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाना है और उसमें से हम अलग अलग तरह से 150 लोगों को तय करेंगे। वे 150 में से जो अलग अलग टाइप के अपने गुजरात राज्य के विधानसभा में हमारे 10 से ज़्यादा स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे विकसित भारत 2047, और उसमें से भी आगे जाके वो लोकसभा में भी विकसित भारत 2047 के अंदर अपना ये युवाओं की ये आवाज़ जो है वो खुद लोकसभा में जाके अपनी आवाज़ रजू करेंगे। दूसरा जो है ये अपने यूनिवर्सिटी जो है ये 60 साल उसका संपन्न होने जा रहा है, तो उसके बाद में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ DBIM डिपार्टमेंट जो है उसमें आज टेक्नोलॉजी और आज का भविष्य इसके बारे में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा संशोधक अपने पेपर रजू करेंगे संशोधन पर, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पीकर है ये जो इसी के बारे में अलग अलग जो इसकी तकनीकी है वो पूरे दिन के लिए 7 तारीख को वो करेंगे। और जो विकसित भारत 2047 है उसकी आखिरी जो स्पर्धा है वो 23 और 24 मार्च को रखी गई है। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के चिंचली गांव के बाहरी इलाके में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां एक महिला ने अपने पति के नशे और उत्पीड़न से परेशान होकर अपने 3 बच्चों के साथ कृष्णा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि शारदा ने अपने पति अशोक की प्रताड़ना से तंग आकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची कुचड़ी पुलिस ने घटना की जांच की। इस संबंध में कुचड़ी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।